हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो बज गया है शाम का 6 और आज इस टाइम पर आपकी क्लास होती है प्रैक्टिस सेट की, और ये है आपकी हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मैं टीजीटी के पेपर्स को सॉल्व करा रही हूँ। तो कल हमने 2004 का निरस्त वाला पेपर किया था। उससे पहले उसके बाद मैंने आपको लास्ट में कल कहा कि हम 2003 का पेपर करेंगे, तो नहीं, 2004 में 2 पेपर हुए, एक निरस्त वाला हुआ था और एक और 2004 का पेपर है। तो ये दूसरा सेकेंड वाला है, तो पहले इसको करेंगे, उसके बाद 2003 का पेपर करेंगे हम, ठीक है। तो ये है आपका सेट नंबर 9 और सेट नंबर 9 में हम 2004 का पेपर कर रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू उन सभी लोगों का जो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कहते हैं और इतने अच्छे कमेंट करते हैं। मैं क्लासेस कोई ख़ास नहीं दे रही हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कुछ आपको नई क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन जितने भी लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मेरी थोड़ी सी कोशिश की वजह से उनकी बहुत हेल्प हो रही है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे खुशी हो रही है कि अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प, मेरे थोड़े से ये प्रयास से अगर आपकी बहुत हेल्प हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ये अच्छा लगता है सुन के। और मैंने पढ़ा जब कमेंट्स तो मुझे अच्छे लगे, तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और इतने थोड़े से कंटेंट जो जितना भी मैं दे रही हूँ वो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए और समय बहुत कम बचा है अब एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए हमारे। तो जनवरी में एग्ज़ाम है, मात्र 1 महीने का समय बचा है, तो भाई पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लगातार जो हैं करवा सकूं। और बहुत ही जल्द मैंने अभी बुक परचेज़ करने वाली हूं, तो मैं वो परचेज़ करके जो बुक्स लाऊंगी हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो उसकी भी मैं आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट कराऊंगी उसका भी। तो वो टॉपिक वाइज चलेगा, तो वो भी बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत मोटी बुक है और अभी मैंने परचेज़ की नहीं है, बस करने वाली हूँ। तो अभी थोड़ी सी व्यस्त हूँ, सोचा अभी ये क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो बहुत जल्दी आपको नया कंटेंट मिलेगा। अच्छी बुक है, फीडबैक अच्छा मिला है और मुझे भी लगता है कि मुझे खुद में भी वो पढ़नी चाहिए, तो मैं इसलिए आपको कराएं। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे ना हमारे लिए यूज़फुल होगा। दिन भर आपको जो पढ़ना है आप पढ़ते रहो, अपने नोट्स रिवीजन करते रहो, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ। चाहे मेरे साथ लगाओ, चाहे अपने आप लगाओ, चाहे टेलीग्राम पे लगाओ, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे लगाओ, बट लगाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ ही लगाओ, कहीं भी लगाओ, बट अपना करते रहो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। टाइम बहुत हो गया, ज़्यादा पक 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 नहीं करते हैं तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो हम सभी को पता है कि प्राचीन पाषाण युग के जो निवासी थे वो सिर्फ और सिर्फ शिकार करना जानते थे। तो प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष जो है वो मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और पंजाब की सोहन नदी घाटी तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। और इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था, यानी आग के बारे में उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था और समूहों और कंदराओं तथा गुफाओं में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो ये है आपका लोथल, ठीक है। यहाँ बंदरगाह की बात हो रही है, तो बंदरगाह पे ही घाट होगा। और लोथल जो है वो बंदरगाह था। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। लोथल से ही अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, मन के बनाने का कारखाना मिला, 3 युगल समाधान मिले हैं, नाव के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की मुहर मिली है और साथ ही साथ हाथी दांत का पैमाना भी हमें लोथल से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है?
तो यहाँ पे भाई चारों के चारों ही सुमेलित हैं। गार्डन ने विदेशी आक्रमण बताया, ऑरेंस्टेइन ने जलवायुगत परिवर्तन बताया, डैलस ने भौगोलिक घटनाक्रम बताया और वीएन मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन बताया। तो सिंधु घाटी के पतन के लिए विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए। गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर ने बाह्य आक्रमण, ऑरेंस्टेइन ने, एएन घोष ने जलवायुगत परिवर्तन और डैलस ने भौगोलिक घटनाक्रम तथा वीएन मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन माना, जबकि KUR कैनेडी ने सैंधव के पतन के लिए मलेरिया महामारी जैसी बीमारियों को माना है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। तो ये इर्द गिर्द हुआ है आपके राम जी और कृष्ण जी की भक्ति के इर्द गिर्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले संतों में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति आंदोलन का आरंभ शंकराचार्य के समय से माना जाता है। रामानुज ने इसे विकसित किया और स्वामी रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में 14वीं सदी में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का वो धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? तो वो कहलाती हैं जातक कथाएं। क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। कुल जातक कथाओं की संख्या 547 या 549 है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचार विचार और नियमों का विवेचन किया गया है। ठीक है, और अभिधम पिटक में आपके संघ के नियम है। आगे बढ़ते हैं। किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की? तो उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की थी दारा ने, यानी कि दारा सिकों ने। शाहजहां के पुत्र दारा सिकों के अथर्ववेद और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इसने 52 उपनिषदों का सिर-ए अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से फारसी अनुवाद कराया। दारा सिकों ने एक मौलिक पुस्तक मज़्म उल बहरी, 2 समुद्रों का संगम की रचना करी, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनीसियस। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 304 से 299 के बीच में पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था एवं अपने अध्ययन से इंडिका की रचना की। डायमेकस जो था वो सीरिया नरेश एंटियोकस का दूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस जो था वो मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? तो कश्मीर में जो श्रीनगर है वो अशोक के द्वारा बसाया गया। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने धारण किया और बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीरो। किसको? हर्ष को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी कि महाजनपद की स्थापना हुई लगभग, तो ये स्थापना हुई है आपकी लगभग 600 ईसा पूर्व में। तो महाजनपदों की स्थापना 600 ईसा पूर्व में हुई। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध ग्रंथ में मिलता है और अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में, उत्तर पूर्वी भारत में और उत्तर पश्चिमी सीमा से बिहार तक फैले हुए हैं। जैन भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और इन महाजनपदों में वज्जी तथा मल्ल गणतंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो देवताओं का प्रिय कहलवाया था किसने? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों में उसकी कई उपाधियों का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम,
देवानाम पियदसी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। अशोक के परवर्ती शासक दशरथ के भी देवानामपिय की उपाधि धारण करने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि विक्रमांक परम भागवत थी। कनिष्क की उपाधि महाराजा धीराज देवपुत्र थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दौहित्र एवं परम भट्टारक कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था आपका तमिलनाडु। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्रमाणित होता है उसके शासनागर्त 5 प्रांत थे। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, उत्तरापथ तक्षशिला, कलिंग तोसली, प्राची पाटलिपुत्र और अवंती हो गई उज्जैनी। मौर्य साम्राज्य में सुदूर दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र नहीं शामिल थे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो था आपका तक्षशिला और साथ साथ उज्जैनी। ठीक है, तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह को दमन के लिए अशोक को भेजा था बिंदुसार ने, और अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही तक्षशिला और अवंती का प्रांतीय शासक रह चुका है। अशोक के शासनकाल में भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ और उसने अपने पुत्र को वहां पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अशोक स्तंभ, सांड वाली राजधानी, लोमहर्षि गुफा और छिद्रयुक्त तरकूप कहाँ पर क्या क्या है? तो चलिए इसका सीधे, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, तो नहीं एकदम से स्क्रॉल हो गया था। चलिए तो यहाँ पर है लौरिया नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ है। ठीक है, लौरिया नंदगढ़ में अशोक स्तंभ, रामपुरवा को सांड वाली राजधानी कहते हैं, और बार्बर हिल्स में लोमहर्षि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा की गुफा और रोपर में छिद्रयुक्त तरकूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गई थी। ठीक, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं, करों की अधिकता, प्रशासन का अतिशय विकेंद्रीकरण आदि था। ठीक है, नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में करी। पुष्यमित्र शुंग को प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित करने वाला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो अंतिम ग्रीक शासक था हिप्पोट्रेटस। ठीक है, हिप्पोट्रेटस उत्तर भारत में अंतिम ग्रीक शासक था। उल्लेखनीय है कि यूक्रेटाइटस वंश के ग्रीक शासकों की राजधानी तक्षशिला थी और इस वंश के शक्तिशाली शासक एंटीओलकीडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक सको यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी को शको, यवनों और पल्लवों का संहारकर्ता कहा गया और इसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी माना जाता है। इसे इस वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है और ये अपने वंश का 23वां राजा था तथा अपने को वेणकटक स्वामी कहता था। क्या कहता था? वेणकटक स्वामी। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का महानतम शासक था, जिसने शकों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा
शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण इसे शकारी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी। इसके शासनकाल में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वो नदी कौन सी थी? तो वो नदी थी नर्मदा नदी। चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य और प्रतापी राजा था। उसने कन्नौज के शासक हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका। ऐहोल लेख के रचयिता रवि कीर्ति थे जो पुलकेशिन के दरबार में रहते थे। हर्ष और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। नेक्स्ट है, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो पल्लवों ने अपने को ब्रह्मा की संतान घोषित किया था। पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं और उनके अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण तथा अश्वत्थामा का वंशज कहा गया। पल्लव वंश के आरंभिक शासकों में सिंहवर्मन और सिंह विष्णु प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन था? तो भाई केंद्रीय शहर था कन्नौज। त्रिगुट संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने 1780 से 805 में कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त किया। तत्कालीन कन्नौज राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव संघर्षरत रहे, अतः प्रतिहारों को विजय मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा था बल्कि उसे चुना गया था? तो वो था, एक सेकेंड, तो ये था गोपाल। ठीक है, सुशांत की मृत्यु के बाद बंगाल में फैली अराजकता से ऊब कर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया तथा जिसने एक नवीन राजवंश की स्थापना करी जिसे पाल वंश कहा जाता है। गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। धर्मपाल, देवपाल तथा महिपाल उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा? तो ये थे भाई राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हराकर गंगेकोंड की उपाधि ली और इसके उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड चोलपुरम त्रिचनापल्ली जिले में नामक एक नई राजधानी की स्थापना करी। तंजौर के प्रसिद्ध शैव मंदिर बृहदीश्वर का निर्माण राजा राज प्रथम के समय पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो प्रतापी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और ये रथ शिल्प एक ही विशाल पाषाण खंडों को काटकर निर्मित किए गए हैं। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहते हैं। यद्यपि इनमें रथ की कुल संख्या कितनी है? 8 है, लेकिन कहते क्या है? सप्त पैगोडा। उल्लेखनीय है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य राजसिंह शैली के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी शैली से? राजसिंह शैली से। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो भाई मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया। वो एक यूनानी राजदूत था और ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम था, तो जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। 1206 से 1290 तक भारत पर तुर्की शासकों के शासन को फारसी इतिहासकारों ने मुइज्जी, कुतुबी, शमसी, बलबनी वर्गों में विभाजित किया है। कुतुबुद्दीन को लाल बख्श की उपाधि प्राप्त थी। उसके समय में लाहौर ही उसकी राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो ये काम इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के अपूर्ण कार्य को पूरा कराया जो प्रारंभिक इस्लाम कला का श्रेष्ठ नमूना माना गया था।
उसने अपने दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार को आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो वो संगठित हुए थे 1221 में। मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा। स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने मंगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी। 1224 में जलालुद्दीन पर्शिया चला गया, जिससे चंगेज खां से इल्तुतमिश के राज्य की रक्षा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली स्थित पहाड़ियों पर करवाया और इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसी किले के अंदर उत्तरी भाग में सुल्तान का पंचभुजीय मकबरा कृत्रिम झील के भीतर स्थित है और इसके निर्माण में लाल पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? तो ये है बहमनी राज्य। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, जबकि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। इन दोनों राज्यों के बीच कृष्ण तुंगभद्रा के दोआब को लेकर विवाद काफी दिन तक चला था। विजयनगर के प्रमुख प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के शासक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया और वो भूभाग फैला था। तो वो भूभाग कहाँ फैला था? दिल्ली और आगरा तक। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है, मुगल सत्ता के अंतर्गत दिल्ली और आगरा भी सम्मिलित हो गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि की रूमी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल शामिल है, रहीम शामिल है, टोडरमल शामिल है, लेकिन बैजू बावरा शामिल नहीं थे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 महान व्यक्तित्व विराजमान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी हकीम हुकाम, बीरबल जिनका बचपन का नाम महेशदास था और ब्रह्मा उपनाम से कविता लिखते थे। बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में नहीं शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वो था आपका दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया और वहां उसने अपने अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिया। ये क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में पड़ता है और इन क्षेत्रों पर चौहानों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा किया गया। प्रांतीय शैलियों में बंगाल ने अलग ढंग की स्थापत्य शैली का विकास किया। इसमें ईंट, बांस, गौड़ पत्थर, काठ प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए गए। बंगाल में स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र पांडुआ था, जहां सिकंदर शाह के द्वारा निर्मित अदीना मस्जिद भारत में सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां थी? तो ये है बाबर की तुझके बाबरी अथवा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा को स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। उसने मसनवी की भी रचना करी। एल्फिस्टन ने लिखा कि तुझके बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो हमें पता है कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। चौसा के युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं हारे। और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें भी हुमायूं हार गए थे। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार
एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। ये शामिल था कबूलियात में, पट्टा में और सदृश में, तो उपयुक्त सभी में। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन है। शेरशाह के समय किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि इस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियात पत्र के द्वारा इनको स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था और ये युद्ध कौन सा हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अफगान पराजित हुए और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया। इस समय अफगान शासक कौन था? आदिल शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। अकबर ने अपनी धार्मिक उदारता के तहत अनेक कार्य किए। उसने 1562 में दास प्रथा बंद कर दी और 1563 में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां पुत्री थी। तो नूरजहां पुत्री थी मिर्जा गयास बेग की। किसकी? मिर्जा गयास बेग की। मोतमिद खां की कृति इकबाल नामा ए जहांगीरी के अनुसार नूरजहां, जिसका प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था, वो मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी जो ईरान से नौकरी की चाह में भारत आया और मुगल शासकों के अधीन नौकरी की। जहांगीर के समय वो उत्कर्ष पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनवाया। भगवा ध्वज उनका झंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास में स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। उसके द्वारा निर्मित आगरे का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद, दीवाने खास, शीश महल, दीवाने आम तथा नगीना मस्जिद आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व 1764 में प्राप्त हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इस विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर मीर कासिम को हराकर अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से बंगाल पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो बंगाल का जो नील विद्रोह है वो भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह है। भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों तथा कुछ नए नए धनी व्यापारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त किया था तथा विस्तृत रूप से नील की खेती आरंभ की। ये लोग कृषकों पर बहुत अत्याचार करते थे और उन्हें ऐसी शर्तों पर नील उगाने पर बाध्य करते थे जो किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। अप्रैल 1860 में 12 उपविभाग तथा पावना और नदिया जिलों के समस्त कृषकों ने भारतीय इतिहास में प्रथम कृषकों की हड़ताल करी, विद्रोह कर दिया एवं नील बोने में मनाही कर दी। शीघ्र ही यह विद्रोह जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालदा, दिनाजपुर और बंगाल के अन्य प्रदेशों में फैल गया। इस विद्रोह के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। बाद में सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया जिसमें कहा गया कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह का वर्णन अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया था और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। जनरल सर ह्यू व्हीलर जो कानपुर छावनी के कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी समय नाना साहब को तात्या टोपी की सहायता प्राप्त हुई।
सर कैम्पबेल ने कानपुर पर 6 दिसंबर को पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई वो थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिसंबर 1895 में पूना से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दिसंबर 1919 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की और महात्मा गांधी दिसंबर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में से अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को सफलतापूर्वक लूटा। इसके नेता रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी ने नील के किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर 1917 में सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना करी है? तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने की। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पादकों के किसानों को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रखा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर के आदेश से किसानों का गुस्सा भड़क उठा। अतः नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए नील की खेती बंद कर दी। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें सम्मिलित नहीं थे क्योंकि वे 1885 में कलकत्ता में द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित या पेश किया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। चौरी चौरा कांड, चट्टगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह 1921। इसे कैसे सजाना है? तो मोपला विद्रोह तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूटकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो ऐहोल प्रस्तर लेक, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक गुहा लेक और भीतरी स्तंभ लेक। तो भैया ये ऐसे मिलेगा। एक सेकेंड। तो ऐहोल प्रस्तर लेक जो है वो आपका पुलकेशियन द्वितीय, एक सेकेंड पेन ही नहीं चल रहा। ऐहोल प्रस्तर जो है पुलकेशियन द्वितीय का है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो रुद्रदमन का है, सॉरी। और भीतरी स्तंभ लेख जो है वो कहाँ गया, नासिक गुहा लेक जो है वो उस वदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेक आपका, मैंने गड़बड़ मिला, स्कंदगुप्त का है, गड़बड़ मिला दिया, स्कंदगुप्त का है। ठीक है,
तो ऐहोल प्रस्तर लेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। और नासिक गुहा लेख उसवदत्त का है, उसवदत्त। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से उसके समय में हुए हूण आक्रमण के संकेत मिलते। जल्दबाजी में पढ़ो तो पढ़ना ही नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? तो 10 राजाओं के युद्ध में सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, तो भरत जन के राजन सुदास ने दशराग युद्ध में 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया और ये युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के किनारे हुआ था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात भारत जन के आधार पर देश का नाम भारत पड़ा और इस युद्ध में आर्य और अनार्य 2 जाति के लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला पर विशेष प्रभाव था? तो गांधार कला पर विशेष प्रभाव था ग्रीक कला का और रोमन कला का। ठीक है, कनिष्क के संरक्षण में विकसित गांधार कला को यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। गांधार कला पर विशेष प्रभाव ग्रीक कला और रोमन कला का है। इस शैली की मूर्तियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता और उनके दरबारी कवि कौन है? तो हरिशेन है। समुद्रगुप्त के मंत्री एवं दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद में स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक लेख लिखा। ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत की चंपू शैली का उदाहरण है और इस लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो ये आर्यभट्ट का कथन है। आर्यभट्ट ने ये पता लगाया कि धरती गोल है और अपने अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है। सूर्य स्थित है और पृथ्वी गतिशील है। चंद्रमा तथा दूसरे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनमें स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता। इनकी प्रसिद्धि पुस्तक आर्यभट्टियम है और वारामिहिर के बृहत् संहिता के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भाई इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। भारत की अव्यवस्थित परिस्थितियों में महमूद गजनवी ने भारत पर 11वीं सदी के प्रारंभ में कई बार आक्रमण किए। सर हेनरी इलियट ने बताया कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया थे? तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य में से एक निजामुद्दीन औलिया का नाम उल्लेखनीय है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में 1236 ईस्वी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो इनके प्रमुख सिख थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, यानी कि बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये करी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। इसके प्रथम बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और उसके बाद CR दास, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस क्रमशः अध्यक्ष हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में और किस नदी के किनारे हुआ था? तो उनका जन्म रावी नदी के किनारे हुआ था और 1469 में हुआ था। ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के पहले गुरु नानक थे जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ और उनके पिता का नाम कालूजी मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। तलवंडी, जिसे अब ननकाना नाम से पुकारा जाता है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं। तो तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और हरकिशन। तो गोविंद सिंह तो सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये इस तरह से होगा। सबसे पहले आएंगे हरकिशन, ठीक है, और उसके बाद आएंगे तेग बहादुर, ठीक, उसके बाद आएंगे गोविंद सिंह, उसके बाद बंदा, अच्छा गोविंद सिंह वो वाले गोविंद, दूसरे वाले गोविंद सिंह है। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक थे, 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन, 9वें गुरु थे तेग बहादुर और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और उसके बाद बंदा बहादुर को फर्रुखिया ने फांसी दिलवा दिया। बंदा बहादुर को फर्रुखिया ने फांसी दिलवा दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, रैदास शिष्य थे? तो रैदास शिष्य थे रामानंद के। रैदास
रविदास संत रामानंद के शिष्य थे। रैदास मोची का काम करते थे और इनका जन्म काशी में हुआ। रैदास का कहना था मन चंगा तो कठौती में गंगा, तथा ये निर्गुण शाखा के संत थे। स्वामी रामानंद का जन्म 1299 मन चंगा तो कठौती में गंगा, तथा ये निर्गुण शाखा के संत थे। स्वामी रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग के कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ डाला और सभी जातियों के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, सधाना आदि उनके शिष्य थे। रामानंद ने पद्मावती तथा सुरसीर नामक स्त्रियों को अपना शिष्या बनाया था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट होता है ख़त्म। और ये 2004 का जो निरस्त वाला था ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो मुझे पता नहीं चला क्योंकि 2004 के 2 थे। तो अब हमें करना है 2003 का। ठीक है, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो ये कल हम करेंगे। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो सेट करते रहिए। तो हमने 9 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट कर लिए हैं और कल हम ये 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसमें टोटल 17 प्रैक्टिस सेट हैं। तो अब 10वां कल करने के बाद अब 7 और बचेंगे हमारे। ठीक है, तो फटाफट से ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम नई बुक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो स्टडी विधान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।